राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या एनटीए को नीट यूजी 2024 परीक्षा के संबंध में की गई फ्लिप फ्लॉप से बचना चाहिए। नीट विवाद के बीच राहत की सांस लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला केंद्र के रुख की पुष्टि करता है। फैसले का स्वागत करते हुए मंत्री ने कहा कि रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद केंद्र विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को लागू करेगा। मणिपुर के हालात सामान्य होने के लिए पूरा देश जहां लंबे समय से प्रार्थना कर रहा है, वहीं राज्य और केंद्र सरकार भी तमाम उपायों के माध्यम से कानून व्यवस्था की स्थिति को बहाल करने की कोशिशों में लगी हुई हैं। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार को बड़ी राहत देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने लाडली बहना योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कर्नाटक की मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत की आलोचना की और उन पर केंद्र सरकार और भाजपा जद द्वारा हेरफेर करने का आरोप लगाया। प्रवर्तन निदेशालय ने लेह लद्दाख क्षेत्र में अपना पहला तलाशी अभियान शुरू किया। ईडी श्रीनगर, मेसर्स AR मीर और अन्य द्वारा चलाए जा रहे नकली क्रिप्टो करेंसी व्यवसाय में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत ऑपरेशन कर रहा है। दिल्ली में 3 IAS अभ्यर्थी की दुखद मौत ने देश को झकझोर कर रख दिया है। छात्रों के विरोध प्रदर्शन और चल रही जांच के बीच कई UPSC कोचिंग सेंटरों ने इस त्रासदी के जवाब में समर्थन देने के लिए कदम बढ़ाया है। केंद्र के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने मुख्य सचिव V वेणु को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी उस विवादास्पद नोट को वापस लेने का निर्देश दिया है, जिसमें वायनाड में हाल ही में हुए घातक भूस्खलन के संबंध में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी संस्थानों को मीडिया के साथ राय और अध्ययन साझा करने से कथित तौर पर रोक दिया गया था। लोकसभा ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले निशानेबाज स्वप्निल कुसाले को बधाई दी और इस प्रतिष्ठित खेल आयोजन में अन्य भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की कामना की। राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के सामान्य तापमान से 1 डिग्री कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनामी समकक्ष फाम मिन चिन के साथ व्यापक वार्ता की, जो दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और विस्तारित करने पर केंद्रित थी। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 2 दशक में दोनों देशों के संबंधों के आयामों में विस्तार और इनमें गहराई भी आई है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हमने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी का रूप दिया है। हमारे द्विपक्षीय व्यापार में 85% से अधिक बढ़ोतरी हुई है। योर एक्सीलेंसी प्रधानमंत्री फाम मिंग चिन, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के हमारे साथी, नमस्कार, सिंचाओ। मैं प्रधानमंत्री फाम मिंग चिन और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले 1 दशक में हमारे संबंधों के आयामों में विस्तार भी हुआ है और इनमें गहराई भी आई है। पिछले 10 वर्षों में हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया है। हमारे द्विपक्षीय व्यापार में 85% से अधिक बढ़ोतरी हुई है। एनर्जी, टेक्नोलॉजी एवं डेवलपमेंट पार्टनरशिप में आपसी सहयोग में विस्तार हुआ है। रक्षा एवं सुरक्षा क्षेत्रों में आपसी सहयोग को नई गति मिली है। पिछले 1 दशक में कनेक्टिविटी बढ़ी है और आज हमारे बीच 50 से ज्यादा डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं। इसके साथ साथ
टूरिज्म में लगातार वृद्धि हो रही है और लोगों को ई वीजा की सुविधा भी दी गई है। मी सोन में प्राचीन मंदिरों के पुनरुद्धार का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। फ्रेंड्स, पिछले दशक के अचीवमेंट्स को देखते हुए आज की हमारी चर्चा में हमने आपसी सहयोग के सभी क्षेत्रों पर व्यापक रूप से चर्चा की और भविष्य की रूपरेखा तैयार करने की ओर कई कदम उठाए। हम मानते हैं कि विकसित भारत 2047 और वियतनाम के विजन 2045 के कारण दोनों देशों में विकास ने गति पकड़ी है। इससे आपसी सहयोग के बहुत से नए क्षेत्र खुल रहे हैं और इसलिए अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और अधिक मजबूत देने के लिए आज हमने एक नया प्लान ऑफ एक्शन अपनाया है। डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में सहयोग के लिए नए कदम उठाए हैं। नया चांग में बने आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का आज उद्घाटन किया गया। $300 मिलियन की क्रेडिट लाइन पर बनी सहमति से वियतनाम की मैरीटाइम सिक्योरिटी सशक्त होगी। हमने यह भी तय किया है कि आतंकवाद और साइबर सुरक्षा इस विषयों पर सहयोग को बल दिया जाएगा। हम इस बात पर सहमत हैं कि आपसी व्यापार के पोटेंशियल को प्राप्त करने के लिए आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट की समीक्षा जल्द से जल्द संपन्न की जाए। डिजिटल पेमेंट कनेक्टिविटी के लिए हमारे सेंट्रल बैंकों के बीच सहमति बन गई है। हमने निर्णय लिया है कि ग्रीन इकोनॉमी और न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ऊर्जा और पोर्ट डेवलपमेंट में एक दूसरे की क्षमताओं को पारस्परिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं प्रधानमंत्री फाम मिन चिन का स्वागत करता हूं। आपकी यात्रा से हमारे संबंधों में एक नया और सुनहरा अध्याय जुड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वी दिल्ली में जलभराव वाले नाले में गिरने से एक महिला और उसके 3 साल के बच्चे की मौत को लेकर आपने भाजपा पर निशाना साधा। इसी कड़ी में आप मंत्री गोपाल राय ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह घटना डीडीए के नाले में हुई है, बावजूद इसके बीजेपी के मंत्री और नेता चुप हैं। इसके साथ ही आप मंत्री ने परिवार को आर्थिक सहायता देने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। अभी एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना राजेंद्र नगर के अंदर घटी। 3 छात्रों की मौत हो गई। उसको लेकर के दिल्ली की सरकार ने तुरंत रात में भी मेयर पहुंची, उस पर कार्रवाई की। लगातार कार्रवाई जारी है। जो अवैध कोचिंग सेंटर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। 10 लाख रुपए का मुआवजा दिल्ली सरकार ने 10 लाख एमसीडी की तरफ से छात्रों को देने की प्रक्रिया चल रही है। कोचिंग सेंटर्स को नियमित करने की प्रक्रिया चल रही है। जीरो पावर के बाद भी आम आदमी पार्टी की सरकार अपने जिम्मेदारी को समझते हुए जो भी कदम हो सकता है उसको खड़ा होकर के उठाने के लिए आमने सामने खड़ी है। हम छात्रों के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी के सारे साथों के साथों सांसद जब इसी दिल्ली के बॉर्डर पे मयूर विहार फेज 3 और खोड़ा कॉलोनी के बीच में डीडीए के नाले को खुला छोड़ने की लापरवाही की वजह से एक मां और एक बच्चे की जान जाती है,
केंद्र सरकार को कुछ नहीं दिखाई देता कि डीडीए की लापरवाही में कोई कार्रवाई भी करने की जरूरत है। भाजपा के सारे नेताओं को किस कोने में कमरे के बंद कर दिया गया है, किसी को सांस नहीं आ रही। भाजपा के नेता प्रदर्शन करना भूल गए, केंद्र सरकार को दिखाई देना बंद हो गया। इतना ही नहीं, जिस दिन यह घटना घटी, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भागे भागे गए वहां पर वीडियो बनाने। भाजपा के बड़े प्रवक्ता गए, उन्होंने वीडियो बनाया, देखो देखो केजरीवाल का ये पीडब्ल्यूडी का नाला है जिसमें जान चली गई। बाद में उन नेताओं को पता चला कि ये तो डीडीए का नाला है। उन नेताओं को भी सांप सूंघ गया। उसके बाद उनका जो है मुंह टेप से चिपक गया। आज तक उसके बाद बोलने को कोई तैयार नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, कितने नीचे तक जा करके अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की जो आपकी अभिलाषा है उसको पूरा करने के लिए जाओगे? क्या वो मां की मौत मौत नहीं है? क्या वो बच्चे की मौत मौत नहीं है? जहां हमारी जिम्मेदारी है, हम सामने से खड़े होकर के जितनी भी ताकत है उस ताकत के साथ जनता के साथ खड़े हैं और लड़ रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है, हम हर जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। आपको भी अपनी जिम्मेदारी पूरा करना पड़ेगा। अगर डीडीए की लापरवाही से अगर मौत हुई है मां बेटे की, बच्चे की, तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, उनको मुआवजा देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी भाग नहीं सकती है। ये दोहरी जो रणनीति है, जो दोहरी चाल है भारतीय जनता पार्टी का, ये दिल्ली के अंदर नहीं चलने दी जाएगी। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के यहां पार्टी प्रदर्शन करेगी। मेरी दो मांग है, एक, एलजी साहब तुरंत जो जिम्मेदार अधिकारी हैं डीडीए के, उनके खिलाफ कार्रवाई करें और उनके परिवार को तुरंत जो है आर्थिक सहायता दी जाए जो ये घटना हुई है, और भारतीय जनता पार्टी अपनी चुप्पी तोड़े। 31 तारीख को रात को 8 बजे हुई थी और आज हम 2 तारीख के दिन के 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लगभग 40 घंटे के आसपास हो चुके हैं और बड़ी बात है कि 40 घंटे में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इस मुद्दे पे प्रोटेस्ट करने के लिए अभी तक नहीं आया। कोई नेता अभी तक एलजी को इसके लिए लेटर नहीं लिखा। कोई नेता वहां परिवार से मिलने नहीं गया। कोई नेता वहां जानकारी लेने के लिए नहीं गया भाजपा का। ना भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष गए, और तो और राजेंद्र नगर घटना में ईस्ट दिल्ली के जो एमपी साहब हैं, वो मुझे जो जानकारी वो राजेंद्र नगर पहुंच गए। अच्छी बात है, आपको जाना चाहिए। लेकिन आपकी जो खुद का सांसद क्षेत्र है पूर्वी दिल्ली, और वो भी मसला जो आपके अंतर्गत आता है डीडीए के, आप उसको देखने नहीं पहुंचे। एलजी साहब से मैं कहना चाहता हूं, वो जो मां बेटे थे, उस परिवार में बच्चा इकलौता बच्चा था, 23 वर्षीय महिला थी वो। अभी पूरा परिवार डीडीए के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से, वो उत्तराखंड का रहने वाला परिवार, पूरा उनका परिवार उजड़ गया, पूरे का पूरा परिवार खत्म हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि वो नाला डीडीए का था। हम ये कहना चाहते हैं, नाला डीडीए का था तो डीडीए के अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने कल भी इस मांग को लेकर प्रदर्शन किया कि उन मां बेटे की जो मौत हुई है उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया एवं मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने दिल्ली सरकार द्वारा संचालित आशा किरण शेल्टर होम का जिक्र करते हुए कहा कि विकलांग बच्चों को इस शेल्टर होम में रखा जाता है। उन्होंने शेल्टर होम की दयनीय स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि शेल्टर होम में 450 बच्चों को रखने की व्यवस्था है, जबकि वहां 1100 से अधिक बच्चों को रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह दुख की बात है कि बच्चों को पीने के लिए साफ पानी नहीं है, सही खाना नहीं मिलता और सही ढंग से इलाज नहीं मिलता। आपको बता दें कि पिछले 7 महीने में यहाँ 27 बच्चों की मौत हुई है, जबकि जुलाई में 13 बच्चे जान गंवा चुके हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि डायरिया के कारण इन बच्चों की जान गई है और शेल्टर होम के कर्मचारियों को पिछले 5 महीनों से तनख्वाह भी नहीं मिली है। बीजेपी सांसद चंदोलिया ने एलजी से इसकी जांच की मांग की है और इसमें शामिल सभी अधिकारियों को सजा देने की बात कही। मेरे उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के अंदर दिल्ली सरकार द्वारा संचालित एक आशा किरण होम वहाँ बना हुआ है। लगातार कई वर्षों से वहाँ पर जो हमारे बच्चे हैं, मंदबुद्धि बच्चे हैं, वहाँ पर उनको रखा जाता है। उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की और समाज कल्याण मंत्रालय की है।
बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैं आज वहां पर गया और वहां की जो मैंने दयनीय स्थिति देखी, लगभग 400 साढ़े 400 ऐसे बच्चों को रखने की वहां पर व्यवस्था है और लगभग 1100 से अधिक बच्चे वहां पर 30 डोरमेट्री बनी हुई हैं। एक एक डोरमेट्री के अंदर 30 से 35 बच्चे हैं जो जमीन के ऊपर लेटे हुए हैं। उनको खाना खिलाने के लिए भी जो वो आया है वे उनको खाना खिलाती हैं। हर प्रकार के अलग अलग प्रकार की बीमारियों से ग्रसित भी हैं, कुछ मेंटली रिटायर्ड हैं, कुछ हैंडीकैप हैं। उन सब की जिम्मेदारी जो दिल्ली सरकार की है। बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले जुलाई के महीने में 22 ऐसे लोगों की मौत हुई है और उसके बाद भी दिल्ली सरकार तब जागी जब या तो मीडिया में बात आई और मेरे वहां पर जाने से, मेरे पार्लियामेंट क्षेत्र के हिस्से में जाने के बाद मैं तो वहां चला गया। बाद में वहां पर उन्होंने लोगों की एंट्री बैन कर दी प्रशासन ने। और दुख इस बात का है कि वहां पर 17 नर्सिंग ऑफिसर हैं। नाम देखिए, नर्सिंग ऑफिसर, और काम उनको दवा देना। 50 ANM है, 240 जो आया है वह उन बच्चों को संभालती है, खाना खिलाती है, दवा देती है, उनको शौचालय लेकर जाती है और वह बच्चों को इस प्रकार से प्यार करती है जैसे उनके बच्चे हैं। मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है, उन्होंने बच्चों के साथ अपनी वेदना भी हमें बताई और कहा कि यहाँ पर दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली जल बोर्ड का पानी भी टैंकरों के माध्यम से आता है और आप समझ सकते हैं कि टैंकर से पानी वहां जब जाएगा और वह वैसे भी शारीरिक रूप से वे बच्चे वैसे ही कमजोर हैं और उनको दवाइयां जो दी जाती हैं उससे भी उनको कितनी दिक्कत है। अभी तक प्रारंभिक जांच में पता लगा है कि डायरिया के कारण उनकी मौत हुई है। मैंने सुबह SDM से बात भी की थी और दुर्भाग्य ये है कि उन 240 आंटी जिनको आया कहते हैं और 17 नर्सिंग ऑफिसर, 50 ANM और उसको तनख्वाह भी 5-5 महीने में तनख्वाह नहीं मिलती। इससे ज्यादा दिल्ली सरकार के लिए शर्मिंदगा बात नहीं हो सकती। मैं ये मांग करता हूं LG साहब से, इसकी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी इसमें कल्प्रिट है, इसमें दिल्ली जल बोर्ड कल्प्रिट है जो बच्चों को पानी नहीं दे पाया। इसके अंदर अनेक प्रकार के लोग इसमें कल्प्रिट पाए जाएंगे। जो अधिकारी वहां पर हैं उन अधिकारियों ने, और वहां पर लगभग 150 के आसपास और वहां पर आए हैं जो आउटसोर्स की हुई हैं और उनकी तनख्वाह, उनका PF भी कटता है, लेकिन जो दिल्ली सरकार ने जिनको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा उनको कोई DA नहीं मिलता, समय पर तनख्वाह नहीं मिलती। भारतीय जनता पार्टी का वहां का सांसद होने के नाते, प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी होने के नाते इसकी पूरी जांच की मैं मांग करता हूं और जो भी अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। वरिष्ठ भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने UNGA अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान भाजपा नेता ने कहा कि उन्होंने 80 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए भारत की प्रशंसा की है। वहीं उन्होंने कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में 17 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन को 90 करोड़ में बदलने का काम किया है। पहले 14 करोड़ लोगों के पास बैंक खाते थे, जबकि आज 52 करोड़ लोगों के पास बैंक खाते हैं और 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। यह सब केवल पीएम मोदी के नेतृत्व के कारण संभव हो पाया है। कल यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट ने विस्तार से उन्होंने एक सबके सामने, दुनिया के सामने इंडिया का एक एग्जाम्पल रखा कि 80 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से और 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से प्रधानमंत्री मोदी जी के
डिजिटल गवर्नमेंट के पॉलिसीज के कारण ये हो सका और उन्होंने भारत को विश्व में और विश्व के सामने भारत में जो 10 साल में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी जी के एग्जाम्पल को लेकर उन्होंने कहा कि हर देश को इसी तरह अपने देश के गरीब लोगों को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिसीज बनाने चाहिए, उन्होंने कल आगे रखा। उन्होंने ये भी कहा कि 80 करोड़ लोगों के जीवन में ये बदलाव टेक्नोलॉजी के कारण, मोबाइल फोन के कारण हुआ है। और मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं या विस्तृत रूप से इसका एक एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं कि 2014 से पहले जो भारत सरकार और भारत में सरकार का जो एक नरेटिव रहा था और या होता था विश्व भर में कि यहां का सरकार बहुत डिसफंक्शनल है, गवर्नमेंट सिस्टम बहुत लीकी है और करप्ट है। और हमारे इस भारत देश में बैंकिंग इंक्लूजन अमीर लोगों के लिए और मिडिल क्लास के लिए है और गरीब लोग बैंकिंग सिस्टम से डिस्कनेक्टेड थे। और जो इंटरनेट कनेक्टिविटी होता था 2014 से पहले 17 करोड़ लोगों को ही मिलता था, उससे काफी एक डिजिटल एक्सक्लूजन का एक फ्रेमवर्क होता था 2014 से पहले। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये 17 करोड़ इंटरनेट कनेक्शंस को 90 करोड़ बनाया इस पिछले 10 साल में। 14 करोड़ लोग जो बैंक अकाउंट्स उनके पास होते थे, आज 52 करोड़ यानी कि 52 करोड़ लोगों को बैंक अकाउंट। इस सब मिल मिलाकर हमको देखने को मिला है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से 25 करोड़ लोग ऊपर उठ चुके हैं और इस कोविड के दौरान 80 करोड़ लोगों को राशन और 200 करोड़ वैक्सीनेशन हम इस टेक्नोलॉजी के कारण और इंडिया डीपीआई जो कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन, उसके कारण ये हो पाया है। और इसके बारे में विश्व भर में हाल ही में मैं लंदन में था और टोनी ब्लेयर जो पूर्व ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक फ्यूचर ऑफ ब्रिटेन और री इमेजिन स्टेट के कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि भारत ने जो करके दिखाया है हर देश को, और उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में कहा कि ब्रिटेन को भी ऐसे पॉलिसीज अपनाने चाहिए। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में ये कह रहा हूं कि हम सुनते हैं काफी सारे हमारे पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टीज पूछते हैं कि 10 साल में क्या हुआ और उनके राजनीति में काफी प्रॉमिसेस करते हैं। गरीबी हटाओ के बारे में हमने काफी कुछ सुना है 65-70 साल में, लेकिन दुनिया जानती है और हम सब जानते हैं कि पिछले 10 साल में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब के लिए और किसानों के लिए जो काम किया है और टेक्नोलॉजी के साथ उनको जो एम्पावरमेंट मिला है, आज दुनिया के सामने सब मानते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इन दिनों अपने विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को पूरा करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में सीएम साय ने जगदलपुर में आयोजित महिला सम्मेलन में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम ने महतारी बंधन योजना की 6ठी किश्त के पैसे 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए। इस कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ को कई बड़ी सौगातें मिल रही हैं, जिनमें नवीन तहसील कार्यालय, थाना भवन का लोकार्पण और यहाँ के महारानी अस्पताल में अन्नपूर्णा रसोई का भी शुभारंभ हुआ है। इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार गरीबों के कल्याण, विकास और खुशहाली के लिए समर्पित है। महतारी बंधन योजना का 6वां किस्त जारी करने का ये शुभ अवसर और एक पेड़ मां के नाम ऐसा कार्यक्रम यहां पर संपन्न किए। ऐसे अवसर में उपस्थित मातृशक्ति हमारी सभी माताएं बहनें और मीडिया के साथीगण, आज मेरा सौभाग्य है कि महतारी बंधन योजना का किस्त हम लोग रायपुर से जारी करते थे। 5 किस्त रायपुर से जारी किए, एक किस्त जरूर बनारस से हुआ था। आप लोगों को मालूम है ना, पहला किस्त 10 मार्च को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उस दिन अपने संसदीय क्षेत्र में थे बनारस में,
और हम लोगों के निवेदन पर वहां से बटन दबा के जारी किए थे और 4 किस्त रायपुर से जारी किए थे और आज 6वां किस्त आप लोगों के बीच मां दंतेश्वरी की इस पावन भूमि से आज जारी कर रहे हैं। तो ऐसे अवसर में मैं पूरे प्रदेश की 70 लाख से ज्यादा मातृशक्ति माता बहनों को बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। एक बटन दबाकर सबके बैंक के खाते में 1,000 रुपया भेजने का काम किए हैं। आप सब लोग चेक कर लिए हैं कि नहीं अपना मोबाइल, कि हम लोग पूछे तो ऐसे ही हाथ उठा दिए? चेक कर लिए है ना, आ गया है ना? तो ये जो पैसा दे रहे हैं 1,000 रुपया, इससे कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फायदा हम समझते हैं, कहे कि हम भी गांव के रहने वाले हैं तो गांव की और गरीबी क्या होती हम भी जानते हैं। हम समझते हैं कि 1,000 रुपया महीना ये काफी सहयोग हो जाता होगा, होता है ना? तो बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। हम लोग महतारी बंधन योजना का पैसा भेजते रहेंगे। और आज जगदलपुर के लिए एक साथ कई सौगात भी यहाँ पर दिए हैं। एक तो यहीं से 70 लाख से ज्यादा माता बहनों के खाते में महतारी बंधन योजना का राशि हस्तांतरित किए हैं। उसी तरह से यहाँ पर एसडीएम कार्यालय वो किराए के भवन में चल रहा था, तो एसडीएम कार्यालय जो नया बन के तैयार हुआ है उसका भी लोकार्पण किए हैं और 3 एसडीएम कार्यालय का किए हैं और 2 एसडीएम कार्यालय का किए हैं जगदलपुर के साथ साथ। और 2 जगह पोकापाल और लोहंडीगुड़ा वहां भी एसडीएम कार्यालय नया बन के तैयार है, उसका लोकार्पण किए हैं। और 2 थाना भवन का भी लोकार्पण किए हैं और यहाँ का तहसील कार्यालय उसका भी जीर्णोद्धार हुआ है, उसका भी लोकार्पण किए हैं। और यहाँ जो महारानी अस्पताल में जो अन्नपूर्णा रसोई घर है उसका भी जीर्णोद्धार करीब 1.25 करोड़ रुपया से हुआ है, 1.25 करोड़ रुपया से। और हमको बता रहे थे कलेक्टर की प्रदेश में और कहीं किसी जिला अस्पताल में इस तरह का रसोई घर नहीं है जैसा कि आपके ये जगदलपुर में है। तो अब करीब 250 लोगों का खाना वहां बिल्कुल साफ सुथरा बनेगा। जो इलाज कराने आएंगे उनके परिजन वो सबके लिए वहां पर एक बार में 250 लोगों का खाना बनेगा। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। एक जेनेरिक दवाई दुकान का भी लोकार्पण किए हैं। तो एक साथ ये सब सौगात आज जगदलपुर को मिला है और हमारे पूर्व वक्ता लोग सभी बात बोल चुके हैं। अभी आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोगों की सरकार को मुश्किल से 7 महीना हुआ है, लेकिन 7 महीना में ही जो मोदी की गारंटी में हम लोग का वादा था छत्तीसगढ़ की जनता से, उसको काफी पूरा करने का प्रयास किए हैं। और अंत में एक पेड़ मां के नाम, हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत ही आग्रह है, देशवासियों के साथ सबसे आह्वान किया है कि सभी 140 करोड़ भारतवासी अपनी अपनी मां के नाम से एक एक पेड़ जरूर लगाएं। मेरा भी आप लोगों से आग्रह है कि सब प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर अमल करते हुए एक एक पेड़ अपनी मां के नाम से जरूर लगाएं। जहां भी जगह मिलता है, अपने आंगन में, अपने खेत में, खनिहाल में, और नहीं मिलता है जगह तो रोड के किनारे लगाइए, सार्वजनिक स्थल में लगाइए, लेकिन अपनी मां के नाम से एक पेड़ जरूर लगाइए। और आप लोग बरसात के बाद भी दूर दूर से हमारी माताएं बहनें यहाँ पर आज के इस कार्यक्रम को, इस महिला सम्मेलन को सफल बनाने के लिए आप सब लोग आए। आप सभी लोगों का हम लोग को मार्गदर्शन आशीर्वाद मिलता रहे। बाकी आप लोगों के विश्वास में हम लोग 100% खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम